हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर की इस नई वीडियो में। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो इंट्रो वाली वीडियो थी उसमें मैंने जैसे कहा था कि एक वीडियो लेके आऊँगा डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए, जहाँ पे आपके सारे आर्किटेक्चरल जितने भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाए इस प्रोजेक्ट के पीछे के। तो यही है वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर समझाऊंगा इस प्रोजेक्ट का। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसके अंदर यार मैंने एक छोटी सी कंसेप्ट समझाई थी आपको, जो कि है इसके पीछे का बिजनेस, यानी कि ये प्रोडक्ट कौन लेगा, ये किसके लिए बना हुआ है, ये क्या करता है वगैरह वगैरह। बट ठीक है, अगर आपने वो वीडियो या फिर वो पार्ट अगर आपने स्किप करा है तो मैं यहाँ पे जल्दी से कोई एक रिकैप देता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको ये आर्किटेक्चरल डायग्राम समझने में काफी मुश्किल होगी। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्यों मैंने यूज करा है, क्यों मैंने दो डेटाबेस यूज करा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे वीडियो में, बट एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ हमने क्या दिमाग में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो जल्दी से आते हैं इसके कोर आइडिया पे। तो देखो हम क्या करते हैं ना, हम कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो देखो ये एक मल्टी टेनेंट सिस्टम है, मतलब ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये हम मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ देंगे। फॉर एग्जांपल ये अपना एक प्लेटफॉर्म है, तो बेसिकली होगा क्या, क्लाइंट 1 होगा, क्लाइंट 2 होगा, क्लाइंट 3 होगा। ये तीनों का अपना अलग अलग बैकएंड है या अलग अलग सर्वर है, और ये तीनों भी सर्वर को मॉनिटर करना चाहते हैं उनके, यानी कि कितना उनका सर्वर हेल्दी है, कितना लैटेंसी है, सब कुछ, जैसे कितने रिक्वेस्ट आए, टोटल लैटेंसी कितनी है, सक्सेस रेट क्या है, एरर रेट क्या है वगैरह वगैरह, कौन से ज्यादा एंड पॉइंट्स पे हिट हो रही है रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह। तो लेट्स से अपना सिस्टम तो एक ही है, ठीक है, सिस्टम तो बनेगा अपना एक ही। अब ये सिस्टम हम क्या करेंगे ना, हम अलग अलग क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली क्लाइंट 1 को देंगे, क्लाइंट 2 को देंगे, क्लाइंट 3 को देंगे। अब आप बोलोगे एक ही सिस्टम है, 3 क्लाइंट को कैसे देंगे और डेटा कैसे मैनेज होगा? तो यही एक्चुअल में काम होता है मल्टी टेनेंट सिस्टम्स का। तो हम इसको एक एपीआई की देंगे, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ A1, इसको मैं बोलता हूँ A2 और मैं इसको बोलता हूँ A3। तो 3 एपीआई कीज देंगे, इनको हम अलग अलग क्रेडेंशियल्स देंगे, लेट्स से C1, C2 और C3, यानी ये कंपनी के अलग क्रेडेंशियल्स हो गए, ये कंपनी के अलग क्रेडेंशियल्स हो गए, ये कंपनी के अलग क्रेडेंशियल्स हो गए। और हम क्या करेंगे ना, हम इनको बोलेंगे कि आपके सर्वर में हमारे ये प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर को इनिशिएट कर दो, ठीक है। यानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्लाइंट के कोड में हमें ऐसे क्या इंजेक्ट करना पड़ेगा जिससे उनका डेटा अपने पास आए। ये हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत मामूली सा टॉपिक है, आप सबको पता है वो क्या टॉपिक है। अभी आपको आइडिया नहीं लग रही होगी, बाद में जाके आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो होगा क्या, लेट्स से अभी हम एक क्लाइंट को अज्यूम करते हैं, तो ये अपना है सिस्टम 1। हमने क्लाइंट को क्रेडेंशियल्स दे दी और एपीआई की दे दी, ठीक है। लेट्स से ये है क्लाइंट का एनवायरनमेंट। क्लाइंट क्या करेगा, जैसे लेट्स से क्लाइंट पे यूजर्स आ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ एपीआई कॉल कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो रिक्वेस्ट हमारे इस पे भी आएगी कि लो भैया आ गई ये रिक्वेस्ट, ट्रैक करो इसको, ये लो इसको भी ट्रैक करो। और ये जो इन्फो है ना, ये जो रिक्वेस्ट है, ये कुछ इन्फो लेके आएगी अपने पास, अपने सर्वर में। अपना सर्वर क्या करेगा, अपना सर्वर ये आर्किटेक्चर रन करेगा बेसिकली बैकएंड पे, मतलब अपने अंडर द हुड ये सारी चीजें रन होगी, जिससे हम क्या करेंगे, ये जो C1 क्लाइंट है अपना, इसके सर्वर का पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। यानी कि मॉनिटरिंग इन द सेंस क्या, कितने टोटल रिक्वेस्ट आए, टोटल रिक्वेस्ट, इसकी पूरी लैटेंसी कितनी है, ठीक है, इसके पूरे सर्वर की एवरेज लैटेंसी कितनी है, यानी कितना स्पीड अप है इसका बैकएंड, कितने स्पीड से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे सक्सेस रेट कितना है, यानी लेट से अगर 10 रिक्वेस्ट आ रही है और 10 में से लेट से 5 ही सिर्फ सक्सेसफुली फ्रंट एंड पे जा रही है और जो बची हुई 5 है वो कुछ ना कुछ एरर थ्रो कर रही है, तो इस केस में इसका जो सक्सेस रेट है वो 50% हो जाएगा और एरर रेट जो है ये भी 50% हो जाएगा। तो अभी क्या होता है ना, बेसिकली हम बैकएंड वगैरह बना तो देते हैं, पर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें इन सबको मॉनिटर भी तो करना है। सर्विसेज को या फिर बिजनेसेस को कैसे पता चलेगा कि उनकी कौन सी एपीआई फट रही है, कौन सी एपीआई सही से चल रही है, ठीक है। तो अगर अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो भाई आपका जो सर्वर है ना, उसमें जो सक्सेस रेट है वो 50% है और एरर रेट 50% है, तो आप तो बोलोगे यार ऐसे कैसे, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तो ये पता लगाने के लिए ही ये सिस्टम है, ये आपको पूरा खोज करके देगा कि क्या कैसे चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक बिजनेस है। अभी बिजनेस को थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हैं और अभी आते हैं फंक्शनल चीज़ों में कि एक्चुअल में ये डायग्राम क्या बोलता है, ठीक है। तो जल्दी से हम समझते हैं इसके पीछे का आर्किटेक्चर। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ ना, ये जो बॉक्स है इसको एज अ रिक्वेस्ट कंसिडर करता हूँ। तो ये किसी भी क्लाइंट के थ्रू सबसे पहले ये अपने इंजेस्ट सर्विस पे आएगी, ठीक है। इंजेस्ट करके अपने पास एक सर्विस है जहाँ पे सबसे पहले वो रिक्वेस्ट हिट होगी। इसके बाद ये रिक्वेस्ट प्रिपेयर होगी क्यू में जाने के लिए, तो ये कुछ इस तरह से क्यू में जाएगी। ये क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दो और ये आगे आएगी क्यू में। लेट्स से सब कुछ सही चल रहा है, रैबिट एम क्यू अप है, सब कुछ सही है, क्यू सही से चल रहा है, तो ये आगे जाके प्रोसेस होगी।
ये प्रोसेस होने से पहले हम थोड़ा रिवर्स में आके समझते हैं ये चीज़ क्या है। अब इसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर, या नहीं क्या। तो ये क्या समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर 3 स्टेट्स होती है। पहली स्टेट होती है सर्किट क्लोज्ड, सेकेंड होती है सर्किट ओपन, और एक होती है सर्किट हाफ ओपन। मतलब क्या है इसका? इसका काफ़ी सिंपल मतलब है, सर्किट क्लोज्ड ये जो चीज़ है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होती है। यहाँ पे डी लिख देता हूँ, यानी डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले हमेशा ये सर्किट क्लोज्ड ही होता है। सर्किट ओपन यानी सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। हाफ ओपन यानी आधी गड़बड़ है, आधा सही चल रहा है। अब आप बोलोगे पागल के जैसे क्या बातें कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो हाँ, ऐसे होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो रिक्वेस्ट थी, ये जब क्यू में जा रही थी, तब अगर ये सही से जाती है, कोई इशू नहीं आता इसको, तो वो हमेशा सर्किट क्लोज्ड ही होता है, यानी सब कुछ सही है। एक टर्मिनोलॉजी के साथ समझते हैं, पुलिस वालों का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस वालों ने यहाँ पे कोई बैरिकेड्स लगाए हैं या नहीं लगाए। क्लोज्ड यानी नहीं लगाए, ओपन यानी लगाए। तो लेट्स से फिलहाल कोई भी बैरिकेड्स नहीं है, बैरिकेड्स यहाँ पड़े हुए हैं। एक बैरिकेड्स यहाँ है, एक बैरिकेड यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि पुलिस वाले हैं नहीं अभी, तो आप जा सकते हो। ये जो ट्रैफिक है यहाँ पे फ्लो हो सकता है सही से। आप जा रहे हो और यहाँ पे आपको बैरिकेड्स लगे हुए मिले, ठीक है, और आपके पास तो लाइसेंस है नहीं, तो आप जा नहीं पाओगे। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में सर्किट हो जाएगा ओपन, ठीक है। और लेट से बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और पुलिस वाले कहीं बाहर आजू बाजू चले गए चाय पीने, तो इस केस में हाफ ओपन यानी कभी भी आ सकता है, पता नहीं है, आजू बाजू ही गए, कभी भी आ सकते हैं, पकड़े जा सकते हो या फिर लकीली निकल भी जा सकते हो। अब टेक्निकली समझते इसको क्या है। तो देखो ये जो पैकेट है या फिर ये जो रिक्वेस्ट है जब जा रही थी, अगर ये सही से गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट क्लोज ही होगा, वेल एंड गुड, सिस्टम सही से चल रहा है। बट लेट से ये जब रैबिट एमक्यू में जा रही थी ना, तब इसको कोई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी कि अपना जो रैबिट एमक्यू डाउन चला गया और ये कोई भी अभी मैसेजेस को ले नहीं रहा, तो ये हो गया डाउन, ठीक है, और ये कोई भी मैसेजेस को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसका क्या होगा? इसका छोड़ो, सिस्टम का क्या होगा? तो होगा क्या, ये रीट्राई लगाएंगे हम यहाँ पे, रीट्राई मैकेनिज्म लगाएंगे। यानी ही एक बार ट्राई होगा, दूसरी बार ट्राई होगा, नहीं जा रहा है, तीसरी बार ट्राई होगा, नहीं जा रहा है, चौथी बार भी नहीं जा रहा है, पांचवी बार भी नहीं जा रहा है। अब हम बोलोगे बस हो गया भाई, 5 बार ट्राई करा और एक भी बार नहीं गया। अब इसको अगर इतना ही ईगो है तो यहाँ पे कनेक्शन ही मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका मतलब क्या कि बैरिकेड्स लग चुके हैं, या नहीं, अब सर्किट की जो स्टेट है, पहले सर्किट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था सिस्टम, अब सिस्टम पॉइंट करेगा ओपन स्टेट में। यानी ही ये कह रहा है कि सर्किट ओपन है, मतलब यहाँ पे बैरिकेड्स लग चुके हैं, यानी ही यहाँ आगे जाने में कोई तो दिक्कत है, या तो कोई सर्विस डाउन है या फिर कुछ तो हो गया है ऐसा, जिसकी वजह से जो रिक्वेस्ट है वो आगे नहीं बढ़ सकती। बोलोगे इस केस में सिस्टम का क्या फ़ायदा है? तो देखो, अगर कोई अगली रिक्वेस्ट आती है तो वो आगे जाएगी नहीं, यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। ये सर्किट में जैसे एंटर होगी, सर्किट उसको पहले ही बोल देगा कि यार तू कहाँ जा रहा है, ऑलरेडी फट चुका है सब कुछ आगे का, तो तुझे नहीं जा सकता, तो तू चला जा फिर से। अगेन अनदर सिनेरियो, जैसे कि अगर वो रिक्वेस्ट आई और यहाँ से पास ही नहीं हो रही है, तो उस रिक्वेस्ट का क्या होगा? 2 चीज़ें, या तो वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, वो रिक्वेस्ट लॉस्ट हो जाएगी, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक क्यू में स्टोर कर सकते हैं, एक रेडिस का क्यू बना सकते हैं, या फिर अब बोलो आप एक कैश क्यू बना सकते हैं, और उस कैशिंग में हम उसको स्टोर कर देंगे कि यार फेल हो गया ना, तू आ जा यहाँ पे, स्टोर हो जा। अच्छा तू भी फेल हो गया, तू भी यहाँ पे आ जा, स्टोर हो जा। तू भी फेल हो गया, तू भी आ जा यहाँ पे। ये रैबिट एमक्यू का क्यू है, और यहाँ पे मैं कैश बोल रहा हूँ, ठीक है। हम रेडिस यूज़ कर सकते हैं और रेडिस में उसको स्टोर कर सकते हैं कि ये सारे फेल्ड मैसेजेस हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर बहुत अलग अलग अप्रोचेस है कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। करेंटली हमने ये ऐसा कोई अप्रोच लगाया नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े इस वजह से, बट मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा इसको आप इंप्लीमेंट कहाँ पे करोगे, ठीक है। तो अभी इस अप्रोच को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं और कंसीडर करते हैं सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका क्या होगा? तो सिस्टम को अभी देखो पता है कि सर्किट ओपन है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रही है मैं सर्व नहीं कर पा रहा हूँ। अब इस केस में क्या होता है ना, एक टाइम होता है, कूल डाउन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, कूल डाउन, ये भी सर्किट ब्रेकर का ही एक कंसेप्ट है। कूल डाउन पीरियड यानी कुछ टाइम तक ना ये शांत बैठता है, ये जो सर्किट ब्रेकर कुछ टाइम तक शांत बैठता है, उसके बाद इसके अंदर एक मस्ती आ जाती है। ये कहता है कि यार हम ना थोड़े से बैरिकेड्स हटा के देखते हैं, यानी 50% सिस्टम को ना हम यहाँ से जो एंट्री हम अलाउ नहीं कर रहे थे, 50% एंट्री ओपन करके देखते हैं। 2-4 बंदों को आगे भेज देंगे और देखेंगे पुलिस वाले हैं या नहीं। अभी लेट से एक बंदा गया और उसको पुलिस वाला मिल गया, दूसरा बंदा गया उसको पुलिस वाला मिल गया, या फिर तीसरा बंदा गया पुलिस वाला मिल गया, मतलब क्या रिक्वेस्ट फेल हो रही है, यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट फेल हो रही है। ये बोलेगा भाई ओपन से वापस क्लोज
हाफ ओपन से फिर से तू ओपन पे चला जा, क्योंकि अभी तक सिस्टम सही नहीं हुआ है। फिर ये वापस कुछ कूल डाउन पीरियड होगा, ठीक है, ये कूल डाउन पीरियड वापस चलेगा। अब बोलेगा चल फिर से एक बार देखते, एक रिक्वेस्ट छोड़ दी, अब वो सक्सेस हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट छोड़ दी, वो भी सक्सेस हो रही है। कुछ रिक्वेस्ट इसने जाने दी और अब सारी रिक्वेस्ट सक्सेस हो रही है। तो इस केस में ये हाफ ओपन से चला जाएगा क्लोज स्टेट में। अब बोलेगा यार पुलिस वाले है नहीं आगे, तो अब हर कोई जा सकता है। अब ये जितने भी बैरिकेड्स थे यहाँ पे, ये जितना भी यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था बैरिकेड्स वाला, ये सब अब हट चुका है। अपना रैबिट MQ भी डाउन नहीं है, पुलिस वाले भी आसपास नहीं है, कोई नहीं है, सब कुछ अब सही चल रहा है। अब ये रिक्वेस्ट क्या होगी, ये चली जाएगी यहाँ से, ऐसे चलते चलते क्यू में आ गई। अब क्यू में आते ही ये क्यू है अपना, ठीक है, ये क्यू में जब आई रिक्वेस्ट, तो इसके बाद इसने ट्राई करा रिक्वेस्ट को कंज्यूमर को देना। ये कंज्यूमर है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये एरोस देखना कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये जा रही है कंज्यूमर पे। अब लेट से कंज्यूमर कहता है कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कंज्यूमर में कुछ इशू आ गया, कंज्यूमर भी अपना नाटक करने लग चुका है कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या होगा, तो यहाँ पे वापस सर्किट ब्रेकर होगा? नहीं, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉजिक सेम लगाएंगे कि रिट्राई करेंगे। तो हमने एक बार रिट्राई करा, 2 बार रिट्राई करा, 3 बार रिट्राई करा। अब रिट्राई करने के बाद ये इसको ले ही नहीं रहा, तो ये क्यू में जो पैकेट पड़ा हुआ है, ये क्यू क्या बोलता है, ठीक है भाई, अब क्योंकि तेरे को कोई कंज्यूमर ले नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं तुझे डेड लेटर में डाल देता हूँ। तो ये एरर पाथ जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब डेड लेटर। अब ये डेड लेटर नामक एक क्यू होता है, उस क्यू में हम सारे फेल्ड मैसेजेस को स्टोर कर देंगे, बेसिकली जिसे हम पॉइजन मैसेज कहते हैं। तो वो सारे पॉइजन मैसेज जो है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, इस डेड लेटर क्यू के अंदर। ये भी क्यू ही होता है, अलग तरीके का, जिसे हम DLQ बोलते हैं, यानी कि डेड लेटर क्यू, ठीक है, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब लेट से फिर हम यहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट चला सकते हैं, जिससे हर कुछ टाइम बाद कुछ जॉब्स चला सकते हैं, जिससे हर कुछ टाइम बाद ये क्यू में से मैसेजेस को रीट्राई करा। इसमें मैसेज लॉस नहीं होता है, क्यू में जाके स्टोर होता है। अब एरर पाथ कंसिडर ना करते हुए अब नॉर्मल पाथ कंसिडर करते हैं कि अभी लेट से कंज्यूमर उसको ले पा रहा है। तो कंज्यूमर ने मैसेज लिया, कंज्यूमर ने इस मैसेज को प्रोसेसर इंजन पे सेंड कर दिया ताकि इस मैसेज को वो प्रोसेस कर सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेसर इंजन है ये कहता है कि ठीक है मेरे पास ना मैसेज आ चुका है, मेरे पास डेटा आ चुका है। अब जो रॉ डेटा है, अभी 2 चीज़ें, 2 डेटाबेस हमने क्यों यूज़ करी, हमने SQL यूज़ करा है और हमने NoSQL यूज़ करा है, या नहीं हमने MongoDB यूज़ करा है और हमने PostgreSQL यूज़ करा है। क्यों करा, ये समझते हैं। तो देखो 2 डेटाबेस यूज़ करने का मतलब काफ़ी सिंपल है। अपने पास जो डेटा है वो हो सकता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में ना हो, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी अलग अलग क्लाइंट से डेटा लेके आ रहे हैं, राइट। तो इस केस में क्या हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है। अब चलो ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा को भी हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। हमने MongoDB इसलिए यूज़ करा है ताकि हम उसके अंदर रॉ डेटा स्टोर कर सकें, ठीक है। जो रॉ डेटा है जैसे कैसे क्लाइंट से आया है हमने स्टोर कर दिया रॉ डेटाबेस। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोसेस इंजन है ये 2 चीज़ें कर रहा है। एक रॉ डेटा, लेट से ये रॉ डेटा है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, डेटा अपना बढ़ जाएगा, 2 डेटा बन जाएंगे, एक प्रोसेस डेटा और एक रॉ डेटा। अभी जो रॉ डेटा है ना ये चले जाएगा MongoDB में, ये ऐसे करके ये आ चुका है MongoDB में, और ये MongoDB में एज अ रॉ फॉर्म में स्टोर हो गया। प्रोसेस्ड डेटा, इसका क्या होगा, तो ये चला जाएगा अपने PostgreSQL में, यानी अपने SQL डेटाबेस में। अब बोलोगे क्यों से क्यों, तो देखो जो PostgreSQL है ना ये बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि इसके ऊपर ना जैसे एग्रीगेटेड वाले कोई भी ऑपरेशंस हो, ठीक है, टाइम बेस्ड कोई भी ऑपरेशंस हो, ये PostgreSQL अच्छे से हैंडल करता है, या फिर मैं कहूँगा SQL काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लैटेंसी कैलकुलेट या फिर एवरेज कुछ कैलकुलेट करना हो, एरर कैलकुलेट करने हो, ठीक है, कुछ मैट्रिक्सेस कैलकुलेट करने हो, तो ये सारी चीज़ें SQL डेटाबेसेस काफ़ी स्पीड से हैंडल करती है। तो इस केस में मैंने ये डिसीजन लिया कि हम इसमें SQL भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए फेमस है उसी को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो MongoDB ऑलरेडी रॉ डेटा स्टोर करने के लिए फेमस है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए फेमस है JSON में, तो हमने वो यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो जितना रॉ डेटा था हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। जो प्रोसेस्ड डेटा है, यानी लेट्स से क्लाइंट की हमने एवरेज लैटेंसी कैलकुलेट करनी है, एरर रेट कैलकुलेट करना है, सक्सेस रेट, सारे एग्रीगेशंस जो है सब कैलकुलेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे स्टोर कर दिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम SQL के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये है बेसिक ओवरव्यू इस आर्किटेक्चर का। अब आप बोलोगे ये चीज़ क्या है, सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस एक एडमिन टूल्स है, जैसे
MongoDB के लिए MongoDB का कंपास बन चुका है, पीजी के लिए पीजे एडमिन है, RabbitMQ के लिए उनका एक मैनेजमेंट UI करके एक है। तो यहाँ से हम डेटाबेसेस को भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, बेसिकली मैनेज कर सकते हैं। कंपास तो आपको पता ही होगा। वैसे जैसे MongoDB के लिए MongoDB कंपास है, पोस्टग्रेस के लिए पीजे एडमिन करके एक चीज़ आती है, और वैसे ही RabbitMQ के लिए RabbitMQ का एक UI करके आता है, ठीक है, मैनेजमेंट UI। तो वहाँ पे हम RabbitMQ के क्यूज को देख सकते हैं, कितने मैसेजेस है उसके अंदर, डेड लेटर में कितने मैसेजेस है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। बेसिक ओवरव्यू इतना था। ये आर्किटेक्चर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मेरे पास और एक आर्किटेक्चर है, मैं ये आपको ज़्यादा समझाते नहीं बैठूंगा, आप समझ लेना। काफ़ी लोगों को ये वाला आर्किटेक्चर काफ़ी इजीली समझ में आता है कंपैरेटिवली उससे। तो अगर आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है तो दोनों आर्किटेक्चर सेम ही है, बस डायग्राम्स अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये पॉज करके वीडियो आप ये पूरा आर्किटेक्चर पढ़ सकते हो, सेम ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है, ये पूरा एक फ्लो बनाया है मैंने, ठीक है। तो यही है, इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम कोड से शुरू करेंगे। बेसिकली सेटअप करना शुरू करेंगे लॉगर्स का, जैसे मैंने कहा, कनेक्टर्स का, सर्वर का, और फिर हम एक करके सारी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना और शेयर ज़रूर से करना। और जो भी आपका वैलिड फीडबैक होगा वो ज़रूर से आप कमेंट में लिखो, ठीक है। काफ़ी लोग लिखते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी, तो आप लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा मत समझना मुझे बुरा लगेगा वगैरह वगैरह, बट आप लिखो जैसा आपको, जो भी आपको सोचता है वो लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम सेटअप करेंगे कोड बेस को अपने। हम बैकएंड से शुरू करेंगे, इसके अंदर फ्रंट एंड भी है, कई हद तक फ्रंट एंड है अच्छा खासा, रिएक्ट में जो हमने बनाया है, एंड में हम वो भी कवर करेंगे। शुरू करेंगे हम बैकएंड से, कल से हम शुरू करेंगे सारी चीज़ों को सेटअप करना जो मैंने अभी कहा। और एक बार सारी चीज़ें हम सेटअप कर दे, सारे हमने यूटिल्स बना दिए, तो हम एकदम से शुरू हो जाएंगे सर्विसेज लिखने के लिए। काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसमें हम लेड आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेटेड सर्विसेज है, यानी हमने कोई खिचड़ी मचा के नहीं रखी है कोड बेस की, ठीक है। काफ़ी मेंटेनेबल कोड बेस है अपना इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें नई नई सीखने मिलेगी। ऊपर से डॉकराइज्ड प्लेटफॉर्म है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने ये जो शिप बनाई है, ये बेसिकली ये कहता है कि ये पूरा एप्लीकेशन डॉकराइज्ड है, यानी ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये सारी चीज़ें एक डॉकर कंटेनर के अंदर रन होगी। यानी बस आपको एक कमांड डालना है, आपकी सारी चीज़ें इनिशिएट हो जाएगी, सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी। आपको RabbitMQ को अलग से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोड को अलग से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, वो MongoDB को अलग से और पीजी को अलग से, बिल्कुल नहीं। हम इसकी एक कंपोज फाइल लिखेंगे, डॉकर कंपोज फाइल, और इसके मदद से कंटेनर में सारी चीज़ें शुरू करेंगे, एक क्लिक और सब कुछ ऑन, पूरा प्रोजेक्ट ऑन बेसिकली, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं भी आती है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। जो चीज़ें ऐसा मुझे लगता है कि मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, जैसे डॉकर हो गया, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, डॉकर हो गया, तो इन सारी चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस रखूंगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा आपको कि किस तरह से एरर कैसे हैंडल करने हैं, सारे सिनेरियोज को कैसे कवर करना है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, बने रहना इस प्रोजेक्ट पे, मिलते हैं अगली वीडियो में।